बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए दिल से आपका मैं शुक्रिया भी करता हूं कि मेरी बात पहुंचाने के लिए आपने इतना कीमती समय मुझे आज के दिन दिया। जैसा आपने कहा कि मैं किसान परिवार से हूं, मैं लोधी राजपूत समाज से आता हूं, जो एक किसानी से ही जाना जाता है। किसान आप जानते हैं धनाढ्य तो होते नहीं हैं, और किसान जो होता है वो अन्नदाता कहा जाता है, जो पूरे देश को अन्न देता है। और फिर भी उसके बावजूद आप देखोगे कि आज देश में किसान की क्या हालत है। सबसे ज़्यादा अगर दयनीय हालत आज भी है तो किसान की है। और पिछले इन 10 सालों में देखोगे आप, जितना किसान के साथ अन्याय हुआ है किसी और वर्ग के साथ नहीं हुआ। क्योंकि आपने देखा 2019 की बात करें, हम पहले किसान की बात कर लेते हैं। 2019 में किसान धरने प्रदर्शन पे बैठे और लगभग धरना देते हुए 1000 के करीब किसान शहीद हो गए। और उसके बावजूद इस सरकार ने केवल तानाशाही, घमंड, उन्हीं के सांसद के पुत्र जो टैनी साहब के पुत्र थे, धरना दे रहे थे किसान समाज के लोग, उनके ऊपर जीप चढ़ा दी और 4-5 किसान वहाँ शहीद हो गए। इससे ज़्यादा मैं इस घटना की कहूँ या इस सरकार की कहूँ या बीजेपी की मानसिकता की कहूँ, जितनी घोर निंदा कर सकता हूँ उन शब्दों में इनकी निंदा करता हूँ। इनकी मानसिकता ही बहुत शोषणकारी मानसिकता है। कभी समाज को एक समान, एक वर्ग में ये देख ही नहीं सकते। केवल लोगों को धोखा देना, और किसानों के साथ तो ये अन्याय कर ही रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। विदर्भ में देखिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, और अपने ही उत्तर प्रदेश में मैंने बताया आपको। किसान साथ युवा भी तो ठगा जाता है सरकार में, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं 2 लाइन कहता हूँ कि धोखा इस सरकार का वो मूल मंत्र है जो समाज के हर वर्ग को दिया जा रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, और चाहे वो युवा हो। हर समाज को ठगा जा रहा है। धोखा इस सरकार का वो मूल मंत्र है। अच्छा, आपने जो है दिल्ली केसरी का किताब आपको मिला जी, इसको लेकर के कितना संघर्ष करना पड़ा, कैसे आप इस मुकाम पर पहुंचे? हम किसान परिवार से हैं। जब फसल कट जाती है तो खेत में हम लोग या तो खो खो खेलते थे, या पहलवानी करते थे, या कबड्डी खेलते थे। हमारे पास और गांव में तो कुछ ऐसे विशेष स्टेडियम या फील्ड ऐसे नहीं होते थे कि हम क्रिकेट खेलें या स्नूकर खेलें। खेलों को प्रोत्साहन भी नहीं मिलता था सरकार, खेलों को कोई प्रोत्साहन भी नहीं मिलता था, सच्चाई है। तो मैं तो पहलवानी करता था। मेरे फादर साहब आदरणीय लोधी श्री केसी सिंह राजपूत जी हमारे एटा के नामी पहलवानों में उनका नाम आता है, और मुझे तो विरासत में ये पहलवानी मिली। और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं पहलवानी करता करता फिर मेरे गुरु ब्रह्मचारी जी जो पहलवान थे, उन्होंने कहा राकेश तुम्हारी बॉडी बहुत मस्कुलर है, और आप अगर पहलवानी के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग भी करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बॉडी बिल्डिंग में जल्दी खिताब पा लोगे। और 1995 में हम दिल्ली केसरी बन गए। वहाँ से ही मेरी लाइफ में बिल्कुल चेंज बदल गई दुनिया। इतनी नाम शोहरत पैसा मिला, और वहाँ फिल्म इंडस्ट्री जो चकाचौंध की है, वहाँ से ही फिर मुझे ऑफ़र चालू हो गए कि इतनी खूबसूरत बॉडी, तो इसको भी फिल्मों में ट्राई किया जाए, तो ऑफ़र आना चालू हो गया। आजकल हर युवा चाहता है कि फिल्मी जगत में हम उसको पदार्पण करने का मौका मिल जाए। जी जी। तो इस मुकाम को हासिल करने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री पहुँचने के लिए आपने प्रयास किया ऑटोमेटिक ऑफर आप तक आने के लिए? नहीं, ऑटोमेटिकली हमारी तो सोच ही नहीं थी। हम कैसे, हम जैसे सन्नी देओल साहब हैं, इनको देख के तो हम पहलवानी करते थे। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ कोई फिल्म में एक्टिंग करेंगे या उनसे कभी जीवन में मिल भी लेंगे। ये तो ईश्वर के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, आप सब भाइयों के आशीर्वाद से एक परिस्थिति ऐसी बनी कि फिल्म अर्जुन पंडित की जब शूटिंग हो रही थी हरिद्वार में, तो हमारे परिवार के संबंध, मेरे बड़े भाई के संबंध फिल्म इंडस्ट्री से कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टरों से थे, और दिल्ली में मेरे बड़े भाई के पास वो गाड़ियाँ थीं। और जब बॉम्बे से फ़्लाइट से सन्नी देओल साहब आए,
राहुल रवेल साहब इस फिल्म के डायरेक्टर थे, NR पच्चीसिया साहब इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। और वो जब आते थे तो हमारे बड़े भाई की गाड़ियों से ही वो पहले दिल्ली में हमारे घर चाय पीते थे, फिर बाई रोड वो हरिद्वार आते थे। तो दिल्ली में हमारा जिम था, हम जिम चलाते थे। तो जब उन्होंने डायरेक्टर साहब ने हमारी फ़ोटो देखी जिम में लगी हुई, NR पच्चीसिया साहब जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने देखी, तो उन्होंने हमारे बड़े भाई से पूछा कि ये लड़का कौन है। उन्होंने कहा मेरा छोटा भाई है, ये बड़ी खूबसूरत बॉडी है, ये एक्टिंग कर लेता है। तो उन्होंने मजाक में कहा कि एक्टिंग क्या, ये रामलीला में बाली का किरदार निभाता है। तो रामलीला में किरदार करना और कैमरे के आगे करना थोड़ा सा अलग है, बट उन्होंने कहा कि कर लेगा, कॉन्फिडेंस है उसे। तो उन्होंने हमें बुलाया, मिलवाया, और वहाँ से ही उन्होंने कहा नहीं, हम इनको अर्जुन पंडित फिल्म में एक स्टूडेंट का कैरेक्टर देंगे। और सन्नी देओल साहब के साथ पहली फिल्म की शुरुआत अर्जुन पंडित से हमारी, हरिद्वार से। अच्छा, प्रमुख फिल्में कौन कौन सी? बहुत सारी फिल्में हैं। अर्जुन पंडित है, फ़र्ज है, माँ तुझे सलाम है, किस्मत है, इंडियन है, बिग ब्रदर है, बहुत सारी फिल्में की मैंने। जब बच्चों को प्रसिद्ध धारावाहिक शक्तिमान जी, उसमें आपने कौन सा रोल किया? मैंने बहुत उसमें, शक्तिमान तो आप जानते हो उस ज़माने में बहुत चहेता सीरियल था, और बच्चों को ऐसा आभास होता था कि बस हम कूद जाएंगे तो शक्तिमान ही बचा लेगा। तो कई बार सामाजिक संगठनों ने उस पर रोक लगाने की भी डिमांड की थी। शक्तिमान का किरदार निभाते थे मुकेश खन्ना जी, और कुछ एपिसोड उसमें मैंने भी निभाए थे। उसमें मेरा एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ करता था, कालों का काल, जी हाँ मैं हूँ डॉक्टर जयकाल, अंधेरा छाएगा डॉक्टर जयकाल आएगा, अंधेरा कायम रहे। तो ये बहुत फेमस डायलॉग था उस समय। उसके बाद मैंने सच्ची घटनाओं पे आधारित एक सीरियल आता है सावधान इंडिया, उसमें मैं इंस्पेक्टर बन के आता हूँ। अच्छा, इसके बाद अचानक आपने राजनीति में कैसे कैसे? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल है। मैं पहलवान, फिल्म इंडस्ट्री में और स्पोर्ट्स कोटे से मुझे मिनिस्ट्री से ऑफ़र आया, और आदरणीय ऑस्कर फर्नांडिस साहब थे। जब 2004 में मेरे बड़े भाई लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे एटा से, कांग्रेस का, उसी दौरान मेरी मुलाकात ऑस्कर फर्नांडिस साहब से हुई, और उनको मेरा भोलापन, सीधापन, बेबाकी से बात करना उनको इतना अच्छा लगा, और उन्हें ये भी पता चला ये पहलवान है, दिल्ली केसरी है, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ मिनिस्ट्री में काम करिए। तब तक 2004 में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, तो फिर उनके साथ सरकार में काम करने का मौका मिला। उसी दौरान नेताओं से मिलना जुलना, और तब मेरी जो एक सोच थी कि नहीं, सारे नेता झूठ बोलते हैं ऐसा मैं सोचता था कि, लेकिन उनके साथ काम करके मेरा नज़रिया चेंज हुआ कि सारे नेता एक जैसे नहीं होते। उनके साथ काम करने का मौका, ईश्वर की कृपा कहिए, माँ बाप का आशीर्वाद कहिए, कि मुझे शासन प्रशासन की नॉलेज हुई, तब से मेरा नज़रिया चेंज हुआ, और फिर मुझे लगा कि मुझे भी समाज सेवा करनी चाहिए, और समाज सेवा का ही एक माध्यम है राजनीति। इसलिए फिर मैं धीरे धीरे कांग्रेस को छोड़ने के बाद आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, ऐसा क्या हुआ? एक्चुअली मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों की विचारधारा एक है, दोनों की सोच समाज के प्रति समर्पित की है, समाज को आगे ले जाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की है, सभी समाज को समान रूप से देखने की है। तो इसलिए मुझे लगा कि दोनों की विचारधारा एक है, इसलिए फिर मैं आदरणीय सलीम शेरवानी जी के माध्यम से आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिला, और उनके व्यवहार से, मिलनसार व्यवहार से, बेबाकी से, समाज के प्रति उनका नज़रिए से मैं इतना प्रभावित हुआ। तो मैंने आदरणीय सलीम शेरवानी से साहब से कहा कि सर, हम ये चाहते हैं जिस प्रदेश में, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं, और अपने उत्तर प्रदेश में ही हम अपने लोगों की सेवा करते हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी से अच्छा नेता, पढ़ा लिखा नौजवान नेता हमें नहीं मिल सकता है। ये हमारा सौभाग्य है। आदरणीय सलीम शेरवानी साहब के माध्यम से अखिलेश यादव जी से मिले, और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि आप और हम मिलके इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेंगे, और उन्होंने मुझे इतने महत्वपूर्ण पद से नवाजा। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ आज की डेट में समाजवादी पार्टी में, जबकि आप देखेंगे जिस कौम से मैं आता हूँ, किसान कौम से आता हूँ, मैं लोधी राजपूत समाज से आता हूँ। ना बीजेपी में कोई राष्ट्रीय सचिव है लोधी समाज का, ना कांग्रेस में कोई राष्ट्रीय सचिव है लोधी समाज का, ना बीएसपी में कोई राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी पार्टी, बीएसपी में कोई लोधी समाज का राष्ट्रीय सचिव है, ना आम आदमी पार्टी में। कहने का मतलब संगठन से राजनीति होती है,
और संगठनों में लोधी समाज का क्या महत्व है देश की राजनीति में, वो आपको मैंने बताया। किसी पार्टी ने महत्व नहीं दिया, केवल अखिलेश यादव जी ने महत्व दिया है। इसलिए मैं उनको बारंबार सलाम करता हूं, जो उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना और इतने बड़े पद से मुझे नवाजा। और मैं जगह जगह अपने समाज को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से जुड़ने का काम कर रहा हूँ। अच्छा, राजनीति साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अब आप काम कर रहे हैं, कोई आगामी आने वाली फिल्म? जी, मेरी आने वाली फिल्म है रुचिका। ये भी एक ट्रू स्टोरी है, सच्ची घटना है, दिल्ली के सफदरजंग इंक्लेव की है। और मैं ज़्यादा इस स्टोरी नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि फिर वो मज़ा ख़राब हो जाता है फिल्म का। और ये एक मर्डर मिस्ट्री है, कॉमेडी भी है। और इसमें मैं मेन जो मुख्य किरदार है इंस्पेक्टर साहब का, वो इंस्पेक्टर शिवा का किरदार निभा रहा हूँ। और जब आप इसको देखेंगे तो बड़ा आनंद लेंगे कि हाँ, लोधी राकेश राजपूत का एक ये रूप, जो इंस्पेक्टर का रूप देखेंगे। वैसे तो आपने बहुत सीरियलों में देखा, लेकिन इसमें जो मर्डर के बाद मर्डर के मर्डर होते हैं और इंस्पेक्टर कंफ्यूज होता है कि एक के बाद एक कौन कर रहा है। अब उसको जब देखेंगे तो उसका आनंद ही अलग आएगा। अच्छा, पसंदीदा अभिनेता कौन होता है? पसंदीदा अभिनेता तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं खुद एक पहलवान हूँ। और ख़ासकर मैं कहूँ तो सनी देओल साहब हैं, धर्मेंद्र साहब हैं, दलीप कुमार साहब हैं, ये मेरे पसंदीदा। अच्छा, राजनीति में सबसे किसको आप मार्गदर्शन करते हैं? मार्गदर्शन तो आदरणीय सलीम शेरवानी साहब का है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का है। आज की डेट में तो उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ। संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश ये है कि कुछ लोगों ने इस राजनीति को गंदा किया है। युवाओं से मैं आह्वान करता हूँ हाथ जोड़ के कि समाजवादी पार्टी से जुड़िए। आओ हम और आप मिलके, जो कुछ लोगों ने इस राजनीति को गंदा किया है, हम साफ करें और देश को स्वच्छ राजनीति और लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने का काम करें और देश को विकास की गति पर ले जाएं। ये मेरा युवाओं से, कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप सबका स्वागत है, समाजवादी पार्टी में आइए, उत्तर प्रदेश को बचाइए, देश को बचाइए और देश के लोकतंत्र को बचाइए। शुक्रिया।